एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज से मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस और फिजिकल मेटलर्जी का सिलेबस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि मटेरियल साइंस और फिजिकल मेटलर्जी दोनों का सिलेबस मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा और पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट का मतलब स्टडी करना है वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड या फिर कोई एलिमेंट या कंपाउंड बोल सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड जो होता है ना वो दो टाइप के होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, ये एक क्रिस्टल इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके जो एटम्स जो होते हैं ना वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक रेगुलर और रिपीटिंग मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, उसमें एटम जो है वो रैंडम होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे बॉल दे दिए, छोटे छोटे बॉल दे दिए, मतलब उसको एटम समझ लो, और आपको बोल रहे हैं कि एक रूम में पूरा उस एटम को आपको भर देना, मतलब उस बॉल को रख देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप वो जो बॉल लिए हो उसको आप पूरा अरेंज करके रखोगे, है ना, एक के बाद एक अरेंज करते जाओगे, पूरा रूम में रखते जाओगे। दूसरा है कि बॉल को लिए और जाके ऐसा फेंक दिए। ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे फेंक दिए मतलब क्या होगा, वो एमॉर्फस हो गया। और जाके आप अच्छे से जमा रहे हो उसको रूम में बॉल को लेके, मतलब वो क्या बनेगा, उसको आप बोलोगे कि वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेले में जो भीड़ होती है वो अरेंज नहीं होता है। ठीक है, लोग कहीं भी इधर उधर रहते हैं, तो वो एमॉर्फस को एग्जांपल हो गया। वैसे ही अगर उन्हीं लोगों को आप अरेंज कर दो, लाइन में खड़ा करा दो, ठीक है, एक रेगुलर मैनर में खड़ा करा दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो 90% जो एलिमेंट्स जो होते हैं ना या सॉलिड होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं। जैसे आपका मिनरल्स हो गया, सैंड है, क्ले है, लाइमस्टोन है, मेटल्स है, पूरा मेटल्स सब मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन है, सॉल्ट है, ये सब का क्या होता है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें एटम्स अरेंज होते हैं। इसके अलावा जैसे पॉलीमर हो गया, ग्लास हो गया, इन सब का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का। जैसे जो क्रिस्टलाइन होता है ना उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वैसा एमॉर्फस का नहीं होता है। एमॉर्फस मेटेरियल का कोई फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। जैसे प्लास्टिक का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। प्लास्टिक को आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे नरम होने लगता है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे यूनिट सेल। ठीक है, देखो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट शो द फुल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। मतलब किसी क्रिस्टल का वो छोटा से छोटा यूनिट जो पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है, ईंट को जोड़ जोड़ के क्या कर रहे हैं, हम दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो दीवार का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप किसको बोलोगे, ईंट को बोलोगे, क्योंकि उसी ईंट को जोड़ के हम पूरा दीवार बनाए हैं। तो ईंट क्या हो गया, दीवार का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। अब आप ईंट को समझ लिए कि ईंट का डायमेंशन समझ लिए, सब चीज़ समझ लिए, तो आप पूरे दीवार को समझ लिए, मतलब, है ना। तो वो उसका क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, यूनिट सेल होता है। अब यूनिट सेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम अब आगे जो भी स्टडी करेंगे ना वो यूनिट सेल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो भी हम लोग FCC, BCC, HCP जो भी देखेंगे हम यूनिट सेल की स्टडी करेंगे। और यूनिट सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ आएगी वो पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो पूरे क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो यूनिट सेल होता है। और इसके अलावा लैटिस क्या होता है, लैटिस मतलब होता है द 3 डायमेंशनल एरे फॉर्म्ड बाय द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस। मतलब ये 3 डायमेंशनल में पॉइंट्स है बहुत सारे, जैसे ये पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट है, 3, 4 ऐसे पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे या इस पॉइंट पे आप अगर एक एक एटम रख दिए तो यही क्या बन जाता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं लैटिस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में भी बताया गया। देखो, जब भी कोई मेटल या कोई भी चीज़ जब वो लिक्विड कंडीशन में होता है, ठीक है, वो कौन सी कंडीशन में होता है, जब वो लिक्विड होता है तो लिक्विड का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर केवल सॉलिड का होता है, लिक्विड का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मेटल जो है वो
क्या है, मेल्टिंग कंडीशन में, अभी लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड से जब वो अपना फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आयरन ले लो, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आपको 1539 है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसको लिक्विड बना दिया आयरन को। अब जब आप उसको ठंडा करोगे, जब वो 539 में आएगा अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो होता क्या है, देखो लिक्विड का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जैसे वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आएगा ना, क्या होगा, कुछ एटम्स जो है आपस में जुड़ के एक न्यूक्लियाई बना लेंगे। जैसे ये पूरा अभी क्या है, लिक्विड है, जैसे ये फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा ना, वैसे ही कुछ एटम मिलके ऐसे क्या बना लेंगे, न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, न्यूक्लियाई बनाएंगे, कुछ 100 एटम मिलके न्यूक्लियाई बना लेंगे, ठीक है। तो उस न्यूक्लियाई का एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहला जो सॉलिड बनता है न्यूक्लियाई, वो क्या करता है, क्रिस्टल, मतलब जो शुरू में जो एटम क्रिस्टल वो सॉलिड बनेंगे ना, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बनते हैं, एटम अरेंज होके बनते हैं। जैसे ये क्या बन रहा है, ये न्यूक्लियाई बन रहा है, तो इसमें एटम अरेंज है। अब ये जो सॉलिड का जो छोटा छोटा वो बना न्यूक्लियाई, इसी को अब क्या करेगा, जो लिक्विड में जो एटम है ना, इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मान लीजिए यूनिट सेल बना सॉलिड का, ठीक है, ये सॉलिड का एक यूनिट सेल बना। अब लिक्विड में जो एटम्स है वो भी इसी को ज्वाइन करेगा, तो इस तरह से क्रिस्टल क्या होगा, ग्रो होगा। इसी तरीके से अब क्या होगा, क्रिस्टल ग्रो होगा। तो ऐसी सॉलिड बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनना। तो ऐसे ही ना लिक्विड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, और यही न्यूक्लियाई धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, लिक्विड से एटम को अट्रैक्ट करते हैं और सॉलिड में मिलाते जाते हैं, अरेंज करते जाते हैं सबको। तो इस तरह से न्यूक्लियाई बनता है। यही न्यूक्लियाई फिर बाद में ग्रो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा न्यूक्लियाई ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये ग्रो करता है, तो ये न्यूक्लियाई जो था वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा था, इसका जो ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया, ओरिएंटेशन डिफरेंस हो गया, ठीक है। मतलब दो क्रिस्टल मैच नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा ना, वहाँ पे बन जाता है बाउंड्रीज। जैसे यहाँ पे ये दो क्रिस्टल्स यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं, ये तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बाउंड्री बन गया, ठीक है। तो यही क्या बनाते हैं, आपके ग्रेन बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। मतलब सभी ग्रेन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ही है, बट ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होने के कारण बाउंड्रीज बन जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे ये क्रिस्टल जो है इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, जैसे ये है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। अब मान लीजिए दूसरा कोई क्रिस्टल बन रहा है, वो ऐसे, वो इस तरीके से बन रहा है, ऐसे अलग एंगल में बन रहा है। तो भाई ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम है, बट ये एंगल अलग होने के कारण ये मिसमैच हो गया, ये आपस में मैच नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या बन गया, बाउंड्री बन गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री, ओके, ठीक है। अब देखिए, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको समझने के लिए हमने पूरे क्रिस्टल को ना 7 सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। इसको ये देखो, ये जो नाम यहाँ पे दिया है ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना, वो 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। यहाँ पे देखो नाम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसको याद रखने का एक सिंपल आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, CT और HMT, CT और HMT। C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R मतलब रोम्बोहेड्रल, H मतलब हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक, T मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछ दिया जाता है। अब देखिए, क्यूबिक मतलब क्या होता है, क्यूबिक किसको बोलेंगे हम, किसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब क्यूब वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए अभी जिस रूम में बैठे होगे, उस रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो उस रूम को मैं बोलूँगा कि वो क्यूब शेप का है। क्या शेप का है, क्यूब शेप का है, ठीक है। तो ये जो A, B और C जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लैटिस पैरामीटर, मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो A, B, C तीनों इक्वल है, मतलब वो क्या है, क्यूबिक है। तीनों इक्वल है मतलब वो क्या बोलेंगे, उसको हम क्यूबिक है, ठीक है। जैसे कि आपको सीधा क्यूब का दिखा देता हूँ, ये क्यूबिक है। इसकी जो लंबाई है, ये वाली क्या है, ये लंबाई है, ये लंबाई, ये इधर चौड़ाई और ये इधर ऊंचाई, अगर ये तीनों बराबर है, ठीक है, तो ये होता है क्यूबिक। और ये जो एंगल है तीनों के बीच, जैसे ये लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली लाइन और नीचे के बीच का भी 90 डिग्री है। इसके और इसके बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों जो एंगल है, जैसे आपके घर में अगर है तो दो दीवार के बीच का एंगल है ना, और दीवार से फर्श का एंगल, ठीक है, अगर वो सब 90 डिग्री है और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है, तो आप क्या बोलोगे कि वो क्यूब है, ठीक है। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल। अब देखो टेट्रागोनल कब बोलेंगे, जब A = B बट नॉट इक्वल टू
सी, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से अगर एक बराबर नहीं है, अलग हो गया, ठीक है, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी अलग हो गया, तो वो कौन सा, उसको कौन सा हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेट्रागोनल शेप बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्रिस्टल में देखो, इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई ज़्यादा है, बट इसकी जो हाँ ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या है इसकी बराबर है, ठीक है। तो ए और बी बराबर है बट सी बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे टेट्रागोनल, ठीक है। लेकिन इसमें भी एंगल जो है वो बराबर है, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। अब देखिए ये जो टेट्रागोनल है ना वो 2 टाइप का आता है, वैसे क्यूबिक जो है वो 3 टाइप का आता है। क्यूबिक के बारे में हम और आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक जो है वो 3 टाइप का आता है, एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक 3 टाइप के आते हैं। वैसे जो टेट्रागोनल है ना वो 2 टाइप का आता है, एक सिंपल क्यूबिक होता है और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, केवल ये कॉर्नर पे ही एटम होते हैं, ये जो है टेट्रागोनल के केवल कॉर्नर पे ही एटम होते हैं, इसको बोलते हैं सिंपल टेट्रागोनल, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्नर के साथ साथ अगर मिडिल में भी अगर एटम होते हैं, ठीक है, अगर इसके टेट्रागोनल के बॉडी के एकदम बीच में भी एटम है और कॉर्नर में भी एटम है, तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या है आपका, रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, ए बी सी बराबर है, बट इसमें जो एक एंगल है वो बराबर नहीं है। जैसे इसमें देखो लंबाई चौड़ाई बराबर है ऊंचाई, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री से अलग है, तो ये एक तरह से झुक गया है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो घर की दीवार सीधी ना होकर एक तरफ झुक जाए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल। ये एकदम क्यूबिक टाइप का ही है, बट एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, ठीक है, अलग हो गया 90 डिग्री से, है ना, तो इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल सब बराबर है, अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। अब ये देखो नीचे में आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको भी आप थोड़ा देखते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी सिंपल क्यूबिक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड बैग, ये 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत आप लोग इस एग्जाम्पल को भी देखते चलिए कि कौन से मेटल का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या बोल रहा है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक एंगल भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, तो इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी बराबर होता है, बस सी बराबर नहीं होता। अब ये एक हेक्सागोनल थोड़ा अलग ही है, पूरा अलग टाइप का शेप होता है, ये इस तरीके का होता है आपका, ये जो है ऐसे, ये इस तरीके का होता है हेक्सागोनल। तो इसका हाइट को हम बोलते हैं सी, ठीक है, जैसे इसके हाइट को हम बोलेंगे सी होता है। अब ये जो लेंथ है सेंटर से लेके कॉर्नर तक का लेंथ, इसको बोलते हैं ए, तो है ना, तो इसमें ए और इसको बोलते हैं बी, तो इसमें ए और बी जो है वो बराबर होता है, बस सी जो है वो बराबर नहीं होता है, इसको ये हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री का होता है और एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। फिर है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है कि ए बी सी तीनों कोई बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, तीनों अलग होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, और जो एंगल जो होता है वो भी अलग अलग होता है, अल्फा बीटा गामा वो भी एक समान नहीं होता कोई भी, मतलब इसमें कोई भी चीज़ एक जैसे नहीं होता, ठीक है, ट्राइक्लिनिक में, ओके। तो इन सबको आप थोड़ा सा देख लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में पूछ दिया जाता है कि इस क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ए बी सी का रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। याद करने की कोशिश करेंगे अभी, तो आपको धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग मेन फोकस करते हैं अपने क्यूबिक पे, क्योंकि क्यूबिक के बारे में मैंने जल्दी नहीं बताया, क्योंकि क्यूबिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यूबिक सिस्टम, इसलिए हम इसको बहुत ही डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्यूबिक के बता दिया, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, 90 डिग्री का होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए बी सी भी तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक ना 3 टाइप के होते हैं। पहला है इसमें सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, देखो ये क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर पे एटम्स है, ये क्यूब के 8 कॉर्नर पे एटम है, केवल कॉर्नर पे एटम, इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप एक्चुअली अगर रियलाइज़ करो क्रिस्टल को, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ क्यूबिक वगैरह होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, आपका एटम ही अरेंज है ना, मतलब एटम क्या स्फेरिकल है, गोल है, तो एक्चुअली में एटम ही अरेंज है ना, एटम ही अरेंज है। अब इस एटम के अगर आप सेंटर को मिलाते हो, तब आपको क्या मिलता है,
क्यूब मिलता है, ठीक है। एक्चुअली में एटम किसी क्यूब शेप का नहीं होता है, बट हम अपने इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्यूब लेके हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम एटम के सेंटर को जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। वही एटम के सेंटर को मिला के टेट्रागोनल भी बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा कोई शेप का है नहीं, एटम्स तो गोल है, बस सबके सेंटर को मिलाते हैं तो हमको एक शेप मिलता है, ठीक है। जैसे क्यूब के लिए हमें क्यूबिक शेप मिला, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा अज्यूम करते जाना, मतलब थोड़ा सा अपना माइंड में भी सोचते जाना है कि ये क्रिस्टल कैसे बन रहा है, कहाँ पे एटम है, थोड़ा सा आप सोचोगे ना। और एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली अगर एक आध बॉल अगर होगा, आपको एक दो बॉल होगा तो बॉल को भी 3-4 बॉल होगा तो उससे भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हो कि हाँ ये स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा, वो कैसे बनता होगा। इससे आपका एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, फिर आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैप जो दिख रहा है ना, ये देखो 2 एटम के बीच में गैप, ऐसा कुछ गैप वगैरह होता भी नहीं है, ठीक है। सभी एटम्स क्या होते हैं, अरे जैसे नीचे के जो 4 एटम वो कैसे होता है, ऐसे होता है, आपस में एटम्स ऐसे रहते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। ये 4 एटम हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर और 4 एटम आप अगर रखते हो, ठीक है, इसके मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसके जस्ट ऊपर आप और 4 एटम रख देते हो ऐसे जस्ट ऊपर में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। 4 एटम रखे, उसके ऊपर जस्ट ऊपर और 4 एटम रख दिए तो क्या बन गया आपका, सिंपल क्यूबिक बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला बॉडी सेंटर्ड को, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। देखो नाम से पता चल रहा है बॉडी सेंटर्ड, मतलब क्यूबिक के बीच में, बॉडी के बीच में कोई एटम होना, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो मान लो, उस रूम के सारे कॉर्नर पे एटम है ना, रूम के सारे कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर पे एटम है, ऊपर के 4 नीचे के 4 कॉर्नर पे एटम है। ये ऊपर में चारों में दिख रहा है, ऊपर और नीचे। अब साथ साथ एक चीज़ भी अज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हो उसके बीचों बीच एक और एटम है, ठीक है। उस रूम के बीचों बीच भी एक बड़ा सा एटम है, ठीक है। तो एक किसका एग्जांपल हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एग्जांपल हो गया। ये जो है बीच में जो एटम है एकदम बॉडी के बीच में है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में देखो बनता कैसे है ना, ऐसे बनता है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसे 4 एटम ऐसे रहते हैं ऐसे। अब इसके जस्ट ऊपर में आपका एक और एटम आता है, इसके जस्ट ऊपर में एक एटम आता है ऐसे, फिर इसके ऊपर में फिर 4 एटम आते हैं, फिर इसके ऊपर में क्या आता है, फिर ऐसे 4 एटम आते हैं। ये थर्ड लेयर है। पहला लेयर क्या बना, 4, फिर ऊपर वाले लेयर में क्या बना, जो चारों के बीच में जो गैप बना ना, उसके बीच में जाके एक एटम बैठ गया, फिर उसके जस्ट ऊपर में और 4 एटम आ गए। तो इस तरीके से बनता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती, इसमें बहुत सारे गैप होते हैं। क्योंकि देखो जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक एटम है, 2 3 4 एटम है, अब इसके ऊपर एक और एटम आता है ऐसे, तो बीच में बहुत गैप है, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो जो सिंपल जो BCC होता है ना, उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया गया है सबका, BCC का एग्जांपल दिया गया है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, बेरियम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटिलम, ये सब क्या है, BCC मेटल्स है। इन सब मेटल का स्ट्रक्चर BCC होता है, ठीक है। तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि किस मेटल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ से याद कर लो कि इन सारे मेटल का स्ट्रक्चर BCC होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि किस मेटल का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जान लेते हैं BCC के बारे में, ठीक है। अब BCC में जान लेते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपका क्यूब है, ये देखो ये एक्चुअल फोटो आपका क्यूब का, अगर आप क्यूब को अज्यूम करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये यहाँ पे बोलोगे कि ये एटम कटा हुआ क्यों है, क्योंकि हम एक केवल क्यूब अज्यूम कर रहे हैं ना, इसलिए हमने इस एटम को काट दिया है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो कॉर्नर में जो एटम है, ये जो कॉर्नर में जो एटम है उसका पूरा का पूरा हिस्सा इस क्यूब के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो एटम है ना यहाँ पे, इसका पूरा हिस्सा क्यूब के अंदर नहीं आ रहा है, इसका केवल 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये एटम जो है 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है। जैसे इसके बगल में एक यूनिट सेल होगा, इसके जस्ट, है ना, इसके जस्ट ऊपर होगा 1 2 इधर होगा, ठीक है, और उसके जस्ट सामने और होगा। मतलब टोटल 8 यूनिट्स ये शेयरिंग में है, टोटल 8 यूनिट सेल के साथ ये शेयरिंग में है एक एटम। मतलब इसका केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आ पा रहा है, ठीक है। वैसे ही कॉर्नर पे कितने एटम है, 8 एटम है, तो 8वें एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, तो 1/8 × 8,
ठीक है। प्लस अब ये जो सेंटर में जो एटम है देखो यहाँ पे, ये किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, ये एटम टोटली इसी यूनिट सेल का ही है। ये जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है ना, वो केवल इसी का है, किसी के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है, तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये 8 कट गया, 1 + 1 = 2। तो BCC के केस में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, है ना। ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि कॉर्नर में 8 एटम है और बीच में 1 है, मतलब 9 हो गई इफेक्टिव एटम, ऐसा नहीं है। इफेक्टिवली मतलब इस क्यूबिक के लिए कितना एटम है, तो वो होता है 2। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा? सिंपल क्यूबिक के लिए बहुत आसान है, उसमें तो बॉडी के सेंटर में होता ही नहीं है, केवल कॉर्नर में होता है, तो उसमें 1/8 × 8, मतलब उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1 होता है सिंपल क्यूबिक के केस में। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। ठीक है, मतलब एक एटम को कितना एटम घेर के रखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये जो आपका एटम है, देखो ये बीच में जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है, इसको कितना एटम घेर के रखा है? कितना एटम घेरा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कॉर्नर का एटम इस बीच वाले एटम को घेर के रखा है, मतलब इसके टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का कितना होता है? 8, मतलब हर एटम को 8 अलग अलग एटम घेर के रखा हुआ है। ठीक है, BCC के हर एटम को 8 एटम घेर के रखा हुआ है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका होता है 8, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताना, उसका कैलकुलेट करके। ये देखो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर का ऐसे आपको दिखेगा। अब देखो हम बात करते हैं केवल यूनिट सेल की, लेकिन यूनिट सेल तो बहुत कम एटम से बन जाता है, लेकिन आपका एक छोटे से मेटल के अंदर भी करोड़ों एटम्स होते हैं, तो वो करोड़ों एटम्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, तो आपको एक्चुअली में इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, इसमें से हम केवल यूनिट सेल की स्टडी करते हैं, जैसे ये एक यूनिट सेल है, इतने को हम जान लेते हैं, तो इससे हमको पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पता चल जाती है। ये इसमें देखो, इसमें यहाँ पे देखो, ये आपके कॉर्नर पे एटम्स है, आपको दिख रहा है ना ये वाले कॉर्नर के एटम, और जो बीच में वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो सेंटर का एटम है। तो BCC स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखता है। बड़े ध्यान से देखो आप लोग, ये कॉर्नर के एटम है 1 2 3 4, और एकदम बीच में जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो सेंटर का एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है BCC एटम्स का स्ट्रक्चर। अब जो BCC एटम होता है उसका पैकिंग कितना होता है? पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 68% होती है। BCC की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 68%। पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसमें पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा मैथमेटिकली कि 68% कैसे इसकी पैकिंग इफिशियंसी है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है, जैसे क्यूब है ना आपका, जैसे ये आपका क्यूब है, तो क्यूब के कितने हिस्से को एटम घेर के रखा है। जैसे इसमें देखो, ये खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रहा है, इधर खाली जगह है, ये ऊपर में भी खाली जगह है। ठीक है, तो एक खाली जगह जितना कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी पैकिंग मानी जाएगी। तो BCC की पैकिंग इफिशियंसी जो होती है ना 68% होती है, मतलब 68% पैकिंग होता है, बाकी जो 32% हिस्सा है वो खाली होता है BCC के केस में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट FCC के बारे में। FCC मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है, देखो अज्यूम करो कि जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, अज्यूम करो आप जिस रूम में बैठे हो उसके पूरे जो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ऊपर और नीचे के, वहाँ पे क्या है? एटम्स है। ठीक है, उसके बाद ये अज्यूम करो कि जो दीवार है, 4 दीवार है आपके आगे पीछे और दाएं और बाएं, उस चारों दीवार के बीचों बीच क्या है? एटम्स रखे हुए हैं, है ना। ये 4 दीवार है, 1 2 3 और इधर 4, तो ये चारों दीवार पे क्या रखा हुआ है? एटम्स रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको अज्यूम करना है। अब और क्या है, दीवार के साथ साथ अब जो ऊपर का हिस्सा है, छत है और नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे भी एटम्स रखे हुए हैं, ये अज्यूम करो, ऊपर और नीचे। ठीक है, मतलब ये है कि जो जितने भी फेज़ है, ठीक है, फेज़ मतलब एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेज़ होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसमें 4 दीवार है, वो 4 फेज़ हो गए, और ऊपर छत है और नीचे जो फर्श है वो हो गए 2, मतलब कितने हैं? 6 फेज़ होते हैं क्यूब के। ठीक है, तो 6 फेज़ में क्या है? एटम्स अगर रखी है तो इसको हम बोलते हैं फेज सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो जो मैंने आपको अज्यूम करने बोला था कि दीवार पे एक क्या है? एटम है, तो वो एटम 100% आपके
क्यूब के अंदर नहीं आ रही, आधा हिस्सा क्यूब के अंदर है और इसका आधा हिस्सा दूसरे क्यूब के अंदर है। मतलब इसका आधा पार्ट ही किसके अंदर है, इस क्यूब मतलब इस यूनिट सेल के अंदर है, और आधा पार्ट किसी और इसके बगल वाले यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, ये क्लोज्ड पैक्ड क्यूबिक सिस्टम होता है। ये क्या होता है, क्लोज्ड पैक्ड होता है। ठीक है, आपको मैं सीधा इसका एक्चुअल फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से होता है क्यूबिक सिस्टम। ये वाला फोटो देखिए, अगर इस तरह से आप अरेंज करते हो तो यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए ये एक यूनिट सेल, इसको एक यूनिट सेल अज्यूम कीजिए। यहाँ पे देखो ये एटम है, कॉर्नर के 4 एटम है और बीच में फेज में बीच में एक एटम है। ये बीच में एक एटम है, वो फेस सेंटर्ड है और ये चारों कॉर्नर पे है। ठीक है, वैसे ही इसके ऊपर में भी अगल बगल इधर भी है, ये फेस के बीच में है, ये वाला ये बीच में जो आपको दिख रहा है वो फेस के बीच में है। ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम जो होता है ना, वो सबसे क्लोज्ड पैक्ड होता है। यहाँ पे भी वही एग्जांपल है सेम। ये देखो, ये आपका एक यूनिट से रिज्यूम करो उसको, ये वाला। ठीक है, ये साइड में इधर और ये इस साइड। ठीक है, तो इसको देखो, ये वाला एटम क्या हो गया, कॉर्नर पे आ गया। ये वाला एटम क्या हो गया, कॉर्नर पे आ गया। कॉर्नर का एटम है 4 और ये मिडिल का क्या है, ये फेस सेंटर्ड है। ठीक है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखो कितना क्लोज्ड पैकिंग आपको दिख रहा है। देखने से ही लग रहा है कि एकदम क्लोज्ड पैकिंग है, जितना क्लोज पैकिंग हो सकता है उतना क्लोज्ड है। ठीक है, और ये होता है आपका बीसीसी का। यहाँ बीसीसी में देखो आपको देख के ही लग रहा है, इसमें देखो सेंटर का एटम, एक कॉर्नर का एटम है। तो यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा है कि इसमें पैकिंग कम है, मतलब गैप यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एफसीसी में आपको गैप कम दिख रहा है। तो जो एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना, वो होती है 74%। ठीक है, मतलब इसमें केवल 26% खाली जगह होती है ना। और वहीं बीसीसी में कितने परसेंट खाली जगह था, 38% खाली जगह होती है वहाँ पे। ठीक है, 38 नहीं, एक्चुअली में 32% खाली जगह होती है। यहाँ पे केवल 26% खाली जगह होती है ना। अब देखिए खाली जगह रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एटम्स क्या है, गोल होते हैं, है ना, स्फीयर होते हैं, एटम्स गोल होता है। तो किसी भी जगह को मान लीजिए किसी रूम को बोलेगा कि आप पूरे बॉल से भर दो, गेंद से भर दो, तो आप उसको 100% उसको इफ़िशिएंसी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई चीज़ गोल है तो उसमें गैप तो आएगा ही आएगा। जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा है, फिर इधर चौथा एटम है, तो यहाँ पे बीच में तो क्या हो रहा है, गैप तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, गैप आ रहा है, तो ये गैप बनेगा ही। अगर आपका एटम क्यूब शेप का होता है, ईंट के शेप का होता है, तो वहाँ पर बोल सकते हो कि 100% इफ़िशिएंसी पैकिंग आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कोई चीज़ गोल है तो वहाँ से 100% इफ़िशिएंसी पैकिंग की आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, अब ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर है वो अज्यूम कीजिए कि बनना कैसे चालू होता होगा। एफसीसी स्ट्रक्चर आपका देखो कैसे बनना चाहिए। तो ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, वो देखो वो बनना कैसे स्टार्ट होता है। शुरुआत में फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऐसे एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके जस्ट ये जो गैप बन रहा है ना 2 एटम के बीच में, यहाँ पे सेकेंड एटम आता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इस तरीके से एटम्स आते जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जितना क्लोज्ड पैकिंग हो सकता है उतना क्लोज्ड पैकिंग होता है एफसीसी के केस में। ठीक है, लेकिन बीसीसी के केस में कैसे बनता था, ऐसे होता था, ये 4 एटम दूर दूर रहते थे और ये जो 4 एटम के बीच में जो गैप बन रहा है, यहाँ पे एक एटम आता था। गैप में मतलब उसके ऊपर, इसके बराबर में नहीं, इसके जस्ट ऊपर में ये एटम आता था। ठीक है, तो इसमें खाली जगह बहुत बचती थी, बट एफसीसी में खाली जगह बहुत कम बचती है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबका एग्जाम्पल पूरा दिया गया है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, एल्युमिनियम, लीड, ठीक है, गामा आयरन, निकल, ये सब क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर के हैं। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। एक बार में याद नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे उसको याद करते जाओगे ना, मतलब रिवाइज करते जाओगे, तो सारे एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए जो एफसीसी यूनिट सेल का आपको मैंने बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम उसके अंदर कितना होता है। एफसीसी में नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, तो इसके लिए हम ये डायग्राम यूज़ करते हैं। देखो नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम के लिए। अब देखिए कॉर्नर के बारे में तो आपको बता दिया था कि कॉर्नर पे जो एटम होते हैं वो बाकी 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में होते हैं। मतलब कॉर्नर का जो एटम है उसका केवल 1/8 पार्ट ही क्रिस्टल के अंदर आता है, यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तो 1/8 × 8, क्योंकि 8 कॉर्नर एटम है और सबका 1/8 पार्ट ही अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब ये जो फेसेस में जो एटम्स है, ये जो फेस में जो एटम है ना, उसका केवल आधा हिस्सा ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बाकी आधा हिस्सा दूसरे वाले यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है, तो फेस में जो एटम उसका केवल आधा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो 1/2 पार्ट ही क्या है, यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है,
अब कितने फेज सेंटर्ड एटम है आपके? 6 है, टोटल 6 फेज में 6 एटम है, तो 1/2 इंटू 6 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 कट जाएगा, तो 1 प्लस ये 2/3, 2 जा 3 है ना, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो एफसीसी के केस में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम को कितना एटम घेर के रखा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस एटम को आप अज्यूम कर लो, ये वाले एटम को, इस एटम को आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब इस एटम को देखो कितना एटम घेर के रखा है, इधर एक कॉर्नर के चारों एटम इसको घेर के रखे हुए हैं, इधर के ये एक एटम, ये 2 एटम, इधर 3 एटम, ये 4 एटम, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी उसको टच करके रखा है, तो ये 5वां हो जाएगा। नीचे वाला भी टच करके रखा है, तो 6वां हो जाएगा। ये साइड वाला भी टच किया है इसको, तो 8वां हो जाएगा, ठीक है। और उसके उस तरफ वाला भी इसको टच करके रखा है, ठीक है ना। ये वाला कितना हो गया आपका? टोटल 8 हो गया, ठीक है। ये 4 हुआ, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कॉर्नर का 1, इधर का 2, ये 3 और 4, ये 4 कॉर्नर का इसको टच करके रखा है। उसके बाद ये ऊपर वाला 5, ये साइड वाला है 6, ये नीचे भी है वो 7 और इधर बगल वाला ये है 8, ठीक है। वैसे ही जस्ट इसके सामने भी होगा, जैसे इसके जस्ट पीछे वाले को अज्यूम किए ना, पीछे और अगल बगल में कितना है? 5, 6 और 7, 8 एटम। वैसे ही इसके जस्ट सामने भी होगा यूनिट सेल, उसके भी एटम्स के टच में रहेंगे, तो टोटल 4 और रहेंगे, तो 8 + 4 मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप अज्यूम करो, अपना दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को और एक बार समझ लो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? ये इस एटम को कितना टच कर रहा है? ये चारों वाला, एक और चारों कॉर्नर का एटम टच कर रहा है। उसके बाद जस्ट के पीछे है 1, 2, 3 और इधर 4 वाला, टोटल 8 हो गया। और इसके ये पीछे का हो गया, वैसे जस्ट सामने 4 और होंगे, तो 4 + 4 + 4 मतलब कितना हो गया? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसमें जो बॉटम में ना 6 एटम होते हैं, कैसे होते हैं? देखो ये हेक्सागोन है, मान लीजिए ऐसा, तो ये बॉटम में ऐसे 6 एटम्स होते हैं, ये 6 एटम हो गए। और इसके मिडिल में एक एटम होता है ऐसे, ठीक है। ये क्या बना रहा है? एक तरह से हेक्सागोन बना रहा है, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोन बना रहा है। अब क्या होता है, इसी के जस्ट ऊपर, अब इसी के जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे गैप बन रहा है ना, ये 1, 2, 3 एटम के बीच में यहाँ गैप बन रहा है, यहाँ एक एटम होगा एक, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे गैप बन रहा है, ठीक है। गैप मतलब ग्रू जो बनता है ना, जैसे 3 ठो बॉल को रखोगे, 3 ठो बॉल को अगर आप रखोगे जोड़ के ऐसे 1, 2, 3 बॉल को, तो ये बीच में गड्ढा बनेगा ना, तो वहाँ पे एटम आ रहा है, वही इसको ग्रू बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है? 3 एटम होते हैं, यहाँ पे 1, 2 और इधर एक और एटम होता है 3। तो इसके 6 के ऊपर कितना है? 6 मतलब 7 हो गया ना, बीच में भी है, तो 7 के एटम 3 एटम हुआ उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर फिर 6 एटम जो नीचे है ना, उसी के जस्ट ऊपर में और एटम आते हैं 6 ऊपर में। तो ये अल्टीमेटली कैसा दिखता है? ये इस तरीके का दिखता है। देखो नीचे में आपके कॉर्नर पे 6 एटम और मिडिल में एक एटम है हेक्सागोन के, उसके जस्ट ऊपर में क्या है? 3 एटम है, फिर इसके जस्ट ऊपर में फिर वही हेक्सागोन है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनता है। एक बार मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोन इसमें कॉर्नर में होता है, सारे कॉर्नर में, सेंटर में और बीच में 3 ठो होता है, फिर इसके ऊपर में और कॉर्नर पे होता है। तो इस तरीके से बनता है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पे 6 एटम्स, यहाँ पे देखो ये जो 6 एटम दिख रहे हैं, 2, 3, उसके उधर और है 3, ठीक है, बीच में एक और है, और इसी के बीच में जो गैप बन रहा है ना, उसमें यहाँ पे 3 एटम और है, फिर इसके जस्ट ऊपर भी और 6 एटम है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे भी सेम यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में, ये है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये लगभग बहुत टाइप से सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है? ये आपका एफसीसी के सिमिलर होता है। कैसे ये सिमिलर होता है? देखो, जो आपका एफसीसी होता है, ठीक है, और होता है एचसीपी, तो इसमें सिमिलरिटी देखो क्या है, दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है, 74% होता है, ठीक है। दोनों को ही हम बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों क्लोज्ड पैक्ड आपका स्ट्रक्चर है, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होता है 12, ठीक है। ये सिमिलरिटी होगी, लेकिन अंतर क्या है? एफसीसी और एचसीपी में एक ही अंतर है। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला अरेंजमेंट वो एचसीपी का है। एचसीपी में क्या होता है?
शुरू का लेयर देखो जैसे कि ये 3 एटम है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर में जो सेकेंड लेयर के एटम है उसमें ये है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लेयर जो बन रहा है ना, तो ये जो थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के बराबर हो, ये फर्स्ट लेयर है, ये वाला फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली सिमिलर है फर्स्ट लेयर के। देखो ये थर्ड लेयर जो है एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसे ये जो एटम है ना इसके एग्जैक्टली जस्ट ऊपर है ये वाला थर्ड वाला ऊपर, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये बनाता है आपका HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर ये सिमिलर नहीं है, देखो इस एटम के जस्ट ऊपर थर्ड लेयर में कोई एटम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एटम नहीं है, तो ABC लेयर हो गया, क्योंकि ये अलग है तो ये ABC वाला हो गया, ठीक है। इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, ABC अरेंजमेंट है किसका, FCC का। लेकिन HCP का कैसा अरेंजमेंट होता है, AB अरेंजमेंट होता है, क्योंकि A के बाद B आता है, B के बाद फिर A आ गया, मतलब थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के सिमिलर है तो उसको फिर A बोल देते हैं, तो AB लेयर होता है HCP में। FCC में ABC लेयर होता है, ठीक है। देखो अंतर क्या आ रहा है, जैसे इस मिडिल वाले लेयर को समझो, इसके जस्ट ये 3 एटम है ना, ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 3 एटम है, 1 2 और 3, इसके बीच में जो नीचे गैप बन रहा है ना उसके नीचे में एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे में एक एटम यहाँ पे रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर में जो ग्रूव बन रहा है, मतलब जगह बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, उसमें एक एटम रखा हुआ है। मतलब दोनों क्या हो गए भाई, एकदम सिमिलर हो गए नीचे और ऊपर। तो ये होता है AB अरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 एटम के बीच में जो गड्ढा बना है, इसके नीचे में तो एक एटम है, बट इस गड्ढे के जस्ट ऊपर में कोई एटम नहीं है, वो इस वाले गड्ढे में है, इस वाले 3 एटम के गड्ढे में है, इस वाले में। तो जो A लेयर है उसके जो A लेयर है, मतलब फर्स्ट लेयर और तीसरा लेयर वो अलग अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाले गड्ढे में था, लेकिन इसके उस वाले गड्ढे में कोई एटम नहीं है, ठीक है। तो ये ABC अरेंजमेंट हो गया, तो ये होता है FCC के केस में, ठीक है। केवल यही डिफरेंस होता है FCC और HCP में, ठीक है। और इसी डिफरेंस के कारण ना बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है, जैसे FCC मेटल जनरली ना बहुत ही डक्टाइल होता है, ठीक है। बहुत डक्टाइल मतलब उसको आप आसानी से उसको आप रोलिंग करके फ्लैट बना सकते, मतलब बहुत पतला चादर बना सकते हो, उसको छोटा वायर बना सकते हो, डक्टिलिटी अच्छी होती है। लेकिन HCP की डक्टिलिटी बहुत ख़राब होती है, केवल एक ही अंतर के कारण, ठीक है। अब ये जो HCP स्ट्रक्चर होता है ना, HCP स्ट्रक्चर को बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है आपका 12, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी होती है 74%, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम होता है वो अलग होता है। उसको कैलकुलेट देखो कैसे करोगे। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम के लिए देखो, ये जो कॉर्नर में जो एटम है पूरा 6 कॉर्नर में, कितने कॉर्नर है इसके, नीचे में 6 कॉर्नर है। तो ये जो कॉर्नर के जो एटम है ना, वो 6 और अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में है, ठीक है। क्योंकि ये एटम जो है, कॉर्नर के जो एटम है वो और 6 एटम के साथ शेयरिंग में, मतलब इसका केवल 1/6 पार्ट ही इसके अंदर है, ठीक है। इसका केवल 1/6 पार्ट ही आपको मिल रहा है इस यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे कितने एटम हैं, नीचे में 6 है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर एटम है, ऊपर में भी 6 है, मतलब टोटल 12 कॉर्नर एटम है। तो 1/6 × 12 प्लस, अब देखो ये बीच में देखो, बीच में जो 3 एटम दिखाई दे रहे हैं ना, वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली इसी यूनिट सेल के अंदर ही है, किसी के साथ शेयर में नहीं है। मतलब इसका पूरा का पूरा हिस्सा मिलेगा, मतलब पूरा इसका आएगा 3, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, एक और है, ये जो बेस के सेंटर में है, एकदम बीच में देखो आप, ये बीच में एकदम ये वाला एटम्स है ना, ये जो एटम है ना वो 2 के साथ शेयरिंग में है, ठीक है। इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में आ रहा है, इसका आधा हिस्सा ऊपर वाले यूनिट सेल में जाएगा। मतलब ये जो सेंटर वाला एटम है ना, उसका केवल हाफ हिस्सा आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो प्लस हाफ इंटू ऐसा कितना एटम है, नीचे और ऊपर 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 6 × 2, मतलब 2 + 3 + 1 = कितना हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हुए HCP में, 6 हुए। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हुए, 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे HCP का एग्जांपल दिया गया है, कौन कौन से मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका HCP होता है, जैसे बेरिलियम है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, जिंक है, जिरकोनियम है, इन सब का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका होता है HCP, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबको, BCC, FCC और HCP का नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है BCC में, इसमें होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आपका 2, है ना। FCC में कितना होता है 4, HCP में कितना होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है BCC का, इसका होता है BCC का 8,
ठीक है। FCC का होता है 12, HCP का भी होता है 12, ठीक है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, BCC की होती है 68%, FCC की होती है 74% और HCP की भी होती है 74%, ठीक है। इन सबको आप याद रखिए, ठीक है। तो अब ये पूरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मेटल का नाम दिया गया है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया है, एटॉमिक रेडियस दिया गया है। तो सारे मेटल के आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, क्योंकि एज ए मेटलर्जिस्ट आपको याद होना भी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि इस मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ, बोल देगा कि लेड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ या टंगस्टन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, मतलब जो भी है ना BCC, HCP और FCC तीनों का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं इसलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।